हम लोग चंदौली के से 2-3 किलोमीटर दूर बगल में पुरवा गांव है और पुरवा गांव में हम लोग आए हुए हैं। और आज आने का मकसद ये था कि बगल में पड़या गढ़ई नदी में बहुत ज़बरदस्त पानी का बहाव देखकर हम लोग आ रहे हैं। अभी हम लोग पुरवा गांव में जन मेजर एडवोकेट से आज बात करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग ने बात किया था बाढ़ को लेकर, लेकिन आज का पानी देखने के बाद किसानों के बहुत बड़ा बर्बादी हुआ है। और आज जानते हैं जन मेजर जी से कि आज ये बाढ़ बार बार आ रही है, इस पर कुछ क्या कारण है और कौन दोषी है, इसके कैसे मुआवजा मिलेगा, इस पर थोड़ा जानकारी दीजिए। बेलगाम हो चुके अधिकारी, सिर्फ इसका एक जवाब है, एक शब्द में जवाब है कि जो अधिकारी हैं आज वो पूरी गवर्नमेंट अधिकारी चला रहे हैं। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि इतने अच्छे मुख्यमंत्री के राज्य में भी अधिकारी अपनी मनमानी करने से चूक नहीं रहे हैं। और उसका नतीजा है कि 9 साल नहीं बल्कि अगर आप ये कह लीजिए 10-11 साल हो गए इस तरह की बाढ़ हम लोगों को देखे। पड़या और पुरवा, पड़या से भी ज़्यादा प्रभावित पुरवा है। मेरी 10 बीघे फसल खुद ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मेरे घर में हम लोग साल में क्या खाएंगे अगर हमारा एक गांव और तैयारी नहीं होता, मैं बड़ा किसान नहीं होता, तो शायद आज मेरे बच्चे भी भूखे रहते और दर दर की ठोकर खाने को मजबूर रहते। स्थितियाँ ये हैं कि इसके लिए कारण कौन है, दोषी कौन है, तो ये सबको पता है कि ये इसका पहली जो बाढ़ आई थी उसके लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार कोई था तो वो सिंचाई विभाग। पहले से कोई प्लानिंग नहीं है और जिला प्रशासन, इन सब जो चीज़ें आ रही हैं हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्र में, उसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही बरते हुए था, जिसकी वजह से इस तरह की जो है बाढ़ की विभीषिका हमको देखने में आ रही है। अभी हम लोग पड़या से आ रहे थे तो वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि भैया हम लोग ने विधायक जी से कहा था कि नाव की व्यवस्था हो जाए, हम लोग कमर भर से ऊपर पानी है, बच्चे हैं, रात में अगर कोई का तबीयत खराब हो गया किस तरह इलाज के लिए चंदौली आएंगे। तो विधायक जी ने उन लोग से शायद जो भी कहा हो, उनका आरोप सीधे था कि विधायक नकार गए। इस पर क्या कहना है? अब देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि पहले जो ये राजनीतिक लोग हैं हमारे और आपके बीच में, जब ये लोग आते हैं तो ये लोग याचक बन के आते हैं और याचक बनने के बाद जब हमारा मत ले लेते हैं तो ये शासक बन जाते हैं। मोदी जी जो कहते हैं कि हम सेवक हमको रहना चाहिए, तो शायद भाजपा ने अब सेवक बनना अस्वीकार कर लिया है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं भी उसका कार्य करता हूँ, लेकिन वास्तविकता जो है उसको छुपाया नहीं जा सकता। ये जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं ये अपनी अपनी जिम्मेदारियों से कहीं न कहीं अब ये जो चीज़ें आई हैं उससे मुंह मोड़ रहे हैं। जो इसके लिए प्रथम जिम्मेदार लोग हैं जैसे सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन, अगर ये जिम्मेदार अधिकारी, अगर हमारे जो नेता हैं अगर इनके ऊपर लगाम लगाते, सही बात करते, तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। और अगर बाढ़ आना एक, चलिए एक नेचुरल वो है कि बारिश ज़्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, लेकिन जो निकासी की व्यवस्था है वो क्यों नहीं हो पा रही है? वो इसलिए नहीं हो पा रही है कि कागज़ों में 90% सिंचाई विभाग के जो काम होते हैं, मैं आपके अभी मैंने आज उनके ऊपर वो लिख के दिया भी है, मैं जन सूचना भी मैंने मांगी है सिंचाई विभाग से। 1 लाख के नीचे के जितने टेंडर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसको एडी कहा जाता है, एडजस्टमेंट उसको बोला जाता है। ये सिर्फ लूट खसोट का ये है। अपने चहेते ठेकेदारों को साल में 1-1 करोड़ के 50-50 लाख के टेंडर किए जाते हैं और कोई काम नहीं होता, सिर्फ कागज़ों पे काम होते हैं और पेमेंट का बंदर बांट कर लिया जाता है अधिकारी और ठेकेदार के बीच। बड़े जो वर्क होते हैं, आप मांग लीजिए, मैं भी तो मांगा हूँ, आप भी एक बार कभी जाके सिंचाई विभाग के एक्सीएन से पूछिए कि आपके यहाँ कितने टेंडर पड़े हैं। अभी तक 2 टेंडर अगर पड़ते हैं यहाँ,
जो किसी न किसी विभाग के द्वारा वो संचालित ठेकेदार होते हैं, उनके अलावा अगर तीसरा टेंडर पड़ता है, चौथा टेंडर पड़ता है, तो वो बिलों का जो परसेंटाइल होता है वो 20%, 15%, जिसमें राज्य सरकार का फ़ायदा होता है। लेकिन ये अधिकारी राज्य सरकार का फ़ायदा नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए 2-2 टेंडर करवाते हैं। मैनेज टेंडर होता है इनका, एक सपोर्टिंग होता है और एक जो मेन टेंडर होता है वो होता है। उसमें क्या होता है इनका कि जो उसका बिलों का परसेंटाइल होता है, जो जब 2 टेंडर पड़ते हैं तो उसका बिलों का परसेंटाइल होता है 1%, आधा परसेंट, 1.5%। लेकिन वहीं जब 3 से अधिक टेंडर पड़ते हैं तो बिलों का जो परसेंटाइल होता है वो होता है 15%, 20%, 25% और 30%। तो उस टेंडर को किसी न किसी माननीय का पैड लगता है। अगर आपने विरोध कर दिया कि भाई ये नैतिक मेरा भी वो अधिकार है, मैं उसमें टेंडर में पार्टिसिपेट करूंगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो किसी न किसी विधायक, किसी न किसी मंत्री, किसी न किसी बड़े आदमी का प्रेशर लगता है और उस हुए टेंडर को निरस्त कर दिया जाता है, दोबारा उसकी व्यवस्था की जाती है। तो चंदौली जिला चूँकि उत्तर प्रदेश के टेल पे बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश का टेल, तो हम लोग कहते हैं ना टेल पे पानी नहीं पहुंच पाता, तो चंदौली जिला उसी का दंश झेल रहा है। इसको 28 साल इसको निर्माण के हो गए, अभी तक किसी भी अधिकारी के पास कोई घर नहीं है। और इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम के पास अपना घर नहीं है। डीएम के पास अपना घर नहीं है इन 28 सालों में। अभी आप क्या कहेंगे कि चंदौली कितना विकास कर गया? चंदौली में एसपी के पास आज तक अपना घर नहीं है, चंदौली में जिला जज के पास अपना घर नहीं है। सही बात। चंदौली के जितने बड़े अधिकारी हैं किसी के पास अपना न घर है न किसी के पास कोई अपनी ऑफिस है। अब इसको आप क्या कहेंगे? इसको विकास कहेंगे? ये धान के कटोरा लोगों ने, जनता कहती है, बाहर के लोग कहते हैं कि ये तो चंदौली धान का कटोरा है जी। लेकिन इस बाढ़ ने धान को कटोरे को किया फीका। इस पर सर मैंने पहले भी कहा था आपसे कि चंदौली हिंदुस्तान का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का कश्मीर अगर चंदौली को कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। चंदौली कृषि प्रधान जनपद है। देश के नहीं और प्रदेश के विकास में चंदौली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टैक्स पेयर में ये प्रदेश के बड़े बड़े जिलों के 1-2 जिलों के बाद चंदौली आ जाता है। इतना टैक्स पे करता है चंदौली, जिससे पूरे प्रदेश का विकास होता है। लेकिन चंदौली का विकास आज तक नहीं हुआ, चंदौली के किसानों का विकास आज तक नहीं हुआ। यहाँ की कोई पीड़ा हमारे अधिकारियों तक, लखनऊ और दिल्ली तक पहुँच नहीं पाती। यहाँ के किसानों की, यहाँ के नौजवानों की कोई पीड़ा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आपको पूर्व में पता होगा कि उसी पीड़ा को लेकर के मैं पैदल यहाँ से यात्रा किया था 900 किलोमीटर दिल्ली की। इसी पीड़ा को लेकर के जब सरकारें गूंगी व बहरी हो जाती हैं तो उनको सुनवाने के लिए कुछ अथक प्रयास करने होते हैं। और आज भी अगर जनता ने अथक प्रयास नहीं किया, जैसे किसानों की बात आप कर रहे हैं, मैं बोलता हूं कि किसान, सरकारों को, अधिकारियों को तो ये लगता है कि किसान अपने खेत में बीज बोता है, लेकिन किसान, मैं कहता हूं बार बार कि किसान अपने खेत में बीज नहीं बोता बल्कि अपने सपने बोता है। अपने बिटिया की शादी बोता है, अपने बेटे की पढ़ाई बोता है, अपने बूढ़े हो चुके बुजुर्ग माँ बाप की दवाई बोता है, 1 साल की पूरी व्यवस्था बोता है। ये बाढ़ सिर्फ खेत में बीज को लेके नहीं जाती है, उसके सपनों को लेके चली जाती है, उसके बूढ़े माँ बाप की सारी दवाई लेके चली जाती है, उसके बच्चों की पढ़ाई लेके चली जाती है, उसकी बेटी की विदाई लेके चली जाती है। उसके पास सिर्फ, अब उसके पास जो है आत्महत्या के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं दिखता। आप बताइए किसान के पास क्या है? आज गांव सुनसान हो रहे हैं, नौजवान गांव से पलायन कर रहा है, गांव में सिर्फ बूढ़े लोग रह रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि गांव में जब कुछ है ही नहीं और गांव के लोगों के दर्द को कोई समझता ही नहीं है। किसान की जो फसल है, आप देखिए कितने गुने बढ़ी है, वो 15 से 20 गुने, लेकिन तनख्वाह 200 गुने। क्या करेगा नौजवान?
तनख्वाह की तरफ भागेगा, गांव सुनसान होंगे। कल को लोगों के पास पैसे तो होंगे, लेकिन जब इसी तरह गांव से लोग पलायन कर जाएंगे तो उनको खाने के लिए अन्न कहाँ से होगा? क्या अन्नदाता रह पाएगा? एक सवाल है आपसे। जी जी बिल्कुल। प्रदेश के मुखिया गांव को ही एक तरीके से अकूत धन दिए प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को, गांव के जनप्रतिनिधियों को, कि गांव की तस्वीर और तस्वीर बदल सके। फिर भी गांव पर आप इतनी बड़ी बातें करें, गांव का युवा, गांव के लोग अभी भी पलायन करने को राजी हैं। इसका बड़ा कारण किसको मानते हैं आप? देखिए, सुविधाएं दिल्ली और लखनऊ से चलती तो हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमारा ज़िला टेल पे बसा हुआ ज़िला है, और जब सुविधाएं जब चलती हैं, पानी जब हेड से चलता है तो टेल तक पहुंचते पहुंचते बहुत लोग बीच में ऐसे होते हैं जो पानी को काट लेते हैं, और टेल तक आते आते पानी की जो धारा वो सूख जाती है। उसका दंश चंदौली झेल रहा है। अधिकारी कर्मचारी, चंदौली ज़िले इतना भ्रष्टाचार किसी भी ज़िले में नहीं है, क्योंकि प्रदेश के बड़े अधिकारी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। पलायन यहाँ इसलिए नहीं रुक सकता, जो आपने कहा कि गांव के प्रधान, पैसे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो कागजों की बातें और मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं। आप भी कहीं ना कहीं एक किसान परिवार से हैं, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। किसान की उन्नति के लिए सरकारों द्वारा कौन सी व्यवस्था की जाती है? अब मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीज़ों से। किसान की उन्नति के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, आप देखिए कि सरकार वहाँ से केसीसी के लिए तमाम व्यवस्थाएं आती हैं, लेकिन अगर किसान, जिस किसान के पास 10% घूस देने की हैसियत होती है, उस किसान को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, और उसके बाद से इतने दस्तखत करवाए जाते हैं कि मुझे कहते हुए गुरेज नहीं हो रहा है कि अगर उस बेचारे अनपढ़ किसान को यह भी नहीं पता होता है कि कितनी साइनें करवाई जा रही हैं, उसकी इज्जत भी अगर उससे मांगी जाए उस पेपर पे, तो उस पर भी वो दस्तखत कर देता है बिना कुछ जाने सुने। कितना मजबूर होता है वो कि 10% घूस देता है। उसके बाद बैंक मैनेजर साहब कहते हैं कि आप एक बीमा भी करा लीजिए। वो बीमा कंपनी उनके किसी न किसी रिश्तेदार की, उनके किसी न किसी परिचित की होती है। ज़बरदस्ती उससे बीमा करवाया जाता है, फसल बीमा। और जब उसकी फसल इस तरह से बाढ़ों में बर्बाद होती है तो कोई फसल बीमा कंपनी उसका हाथ पकड़ने के लिए, उसका हाथ साथ देने के लिए तैयार नहीं होती है। क्या जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती कि जिन जिन बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड बना और किसान बीमा हुआ है तो उसको उससे फसल की वीज़ा दिवाई जाए? आज जो 4,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से किसानों को मुआवजा सरकार द्वारा दिया जा रहा है, क्या उसके सपने जो टूटे हैं उसका ये मजाक नहीं है? 32,000 की फसल उसकी डूब गई, उससे उसका पूरा जीवन चलना है। 32,000 की फसल के नुकसान की 4,000 से भरपाई की जा सकती है, और 4,000 की रिपोर्ट लगवाने के लिए इनके लेखपाल कानून को 2-2 हज़ार रुपया घूस ले लेते हैं रिपोर्ट लगवाने के लिए कि आपकी फसल बर्बाद हुई है कि नहीं हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि डीएम साहब तक वो फाइल आते आते 6,000 रुपया किसान को देना पड़ जाता है, 2,000 अपने घर से। कई ठो किसान जाएंगे इसे लेने के लिए। किसानों के लिए सिर्फ कागजों में, सारे किसान और जवान की बात कागजों में सिर्फ अच्छी लगती है। जवान सरहदों पे मर रहा है, किसान खेतों में मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। वही विधायक जी लोगों को 3 बार अगर विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तो उनको 3 ठो पेंशन मिलेगी। लेकिन जवान सरहदों पे हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, वो मर जाए तो उसकी पेंशन उसको नहीं मिलेगी। जवान लगातार आत्महत्या करने को मजबूर है, क्यों है? उसके 5 करोड़ की संपत्ति को लेकर के बैंक 5 लाख रुपया लोन देता है, लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों को करोड़ों के लोन दिए जाते हैं बिना किसी कोलेटरल के, और वो भाग जाते हैं। किसान कहाँ भाग के जाएगा? तो किसान एक युवा होने के नाते और साथ ही साथ एक एडवोकेट होने के नाते, हाँ जी, एक आम नागरिक जो है आप लोगों के दरवाजे पे बड़ी उम्मीद की तरीके से आपके दरवाजे पे मस्तक रखता है जी।
इन सारी अनियमितताएं तो निरंतर बनी हैं और बनी रहेंगी, क्योंकि जी। अब जिस प्रकार से आप बातें कर रहे हैं, आप एक सक्षम होने के बाद भी अगर इस तरीके की बातें अगर कर रहे हैं, तो इसका आपके तरफ से निस्तारण क्या संभव हो पाना आज के समय में है, या नित्य दिन ऐसे ही ये चीजें चलती रहेंगी? जब तक जनता अपने स्वार्थ को त्यागेगी नहीं, इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम जाति पाति धर्म मजहब बिरादरी इसके चक्कर में अपने मातृभूमि के साथ, अपने ज़िले के साथ और अपने संस्कारों के साथ खिलवाड़ और उसकी कहीं ना कहीं हंसी की पात्र हम बनते जा रहे हैं, और खुद उसके कारण हम खुद हैं। हम सही बात इसलिए कहीं नहीं कह पाते कि उस नेता से हमारा कोई स्वार्थ होता है, या तो नेतागिरी का। जितने भी हमारे युवा हैं, चंदौली के लगभग ज़्यादातर युवा पंजाब की स्थिति में आ गए हैं। अभी आपने एक फिल्म बनी थी पंजाब पे उड़ता पंजाब। हमारे यहाँ जितने भी नौजवान युवा हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तस्करी करना चाहते हैं। बहुत जल्दी उनको स्कॉर्पियो चाहिए और स्कॉर्पियो का रेला चाहिए, 10 लड़कों का साथ चाहिए, स्टेटस लगाया जाएगा, रेल दिया जाएगा, स्टेटस में ये गाने लगते हैं। वो पैसे उनके परिवार को भी पूछना चाहिए कि कहाँ से आ रहे हैं। उड़ीसा एक ऐसी जगह है, बिहार उड़ीसा में लगातार चंदौली के लड़के पकड़े जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। चंदौली का नाम आते ही उनकी जमानत नहीं हो रही है, ये पेशेवर लोग हैं। हम चंदौली वाले कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये जैसे आपने कहा कि इसको रोकने का क्या है, हम जब तक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे और अपनी जिम्मेदारियों की तरफ लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से मैं समझा, लेकिन मैंने अपने हिस्से की जो लड़ाई थी, मैं अपनी बूढ़ी माँ को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ करके, मैं अपने घर का अकेला मेल सदस्य हूँ और अपने जनपद की पीड़ा को लेकर के मैं 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया। मैं बार बार इस पैदल यात्रा का मूल उद्देश्य क्या था और क्यों चंदौली मन में ये आया कि नहीं हमको ये यात्रा करनी चाहिए और चंदौली की धरा पर वो व्यवस्थाएं लानी चाहिए जिससे चंदौली के आम जनमानस में जागरूकता पैदा हो और चंदौली के लोगों को लाभ मिल सके? देखिए, तो 1997 में हमारे ज़िले का सृजन हुआ, जनपद हमारा बना, और चंदौली के साथ जितने जनपद बने वो आज के लगभग 10 साल पहले जो उनका हक था उनको मिल गया। चंदौली के बाद जो जनपद सृजित हुए उनको भी उनका हक मिल गया, लगभग आज के 5 साल पहले, 7 साल पहले। आखिरकार चंदौली की जनता ने ऐसा कौन सा दोष किया था, कौन सा ऐसा उसका दोष था कि उसको हक उसका नहीं मिला? इसके लिए मैं लगातार मेरे भाई जो चंदौली कचहरी के और बड़े मेरे जो बुजुर्ग हैं और चंदौली के और सामाजिक कार्यकर्ता लड़ते रहे लोग। 2011 के बाद मैंने वो लड़ाई ली अपने कंधों पे, अपने भाइयों के सहयोग से। हमारे साथ भी बहुत सारे दोस्त, हमारे भाई हमारे गए, हमारी उस लड़ाई में हमारा साथ दिया, उनका कम योगदान नहीं है हमारे लिए। वो लोग चले और हम लोग ने 2014 में इसके लिए PIL की। उसमें इन लोगों ने झूठा एफिडेविट चीफ जस्टिस कोर्ट को दिया। DY चंचूड़ साहब उस समय चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे और उसमें झूठा एफिडेविट लोगों ने फाइल किया जिला प्रशासन ने। तो आप सोच सकते हैं कि जिला प्रशासन जब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को नहीं झूठ बोल सकता है तो हमारे और आपकी क्या हैसियत है? उस लड़ाई को फिर हम लड़ते रहे, लेकिन हम लोगों की कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब हम 2 महीने लगातार बैठे, उस समय हमारे पांडे जी यहाँ पे मिनिस्टर हुआ करते थे मेरे समय में, उसके पहले कौन रहा पानी का विकराल रूप है। देखिए किस तरह बंधे जो खुले गए हैं, कब तक ये पानी खत्म होता है, लोगों को आवागमन भी बंद है। मीडिया वाला